Good morning, students. I am Sanjay Royal. Welcome all of you in the special e-learning classes for a entrance exam of a military school, Sainik school, a Navodaya school, and a RIMCs provided by our Rajasthan Defence Academy, Churu. In today's class, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस में अपना जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था, टॉपिक सेल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम सेल की स्ट्रक्चरें और उसमें मिलने वाले सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। सेल ऑर्गेनेल में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर न्यूक्लियस है, गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रियन है, या फिर प्लांट सेल है तो उनमें प्लास्टिड्स वगैरह जो मिलते हैं उनकी स्टडी हमने की थी। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल जो है उसकी आज हम स्टडी करेंगे, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम नॉर्मली देखा जाए तो प्रेजेंट होते हैं केवल एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली प्लांट सेल जो हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होते, तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। डी डुए ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इनके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। छोटी छोटी बैग जैसी या थैली जैसी ये स्ट्रक्चर होते हैं जो कंटेन करते हैं या इनके अंदर भरे हुए रहते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है वो हम किनको कहेंगे? ऐसे एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, या यूं कह सकते हैं ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कन्वर्जन सिंपल मॉलिक्यूल में, इसको हम डाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिंग टाइप के या डाइजेस्टिंग नेचर के एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में। ऐसे एंजाइम जो है वो इन बैग के अंदर या इन सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भरे हुए रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सीधी सी बात है प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें ये एब्सेंट होंगे, केवल यूकैरियोटिक सेल जो है उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, और उनमें भी नॉर्मली यदि देखा जाए तो एनिमल सेल जो है उन्हीं के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी और यदि हम खास चीज देखें तो वो है लाइसोसोम की ये जो वर्ड है या टर्म है, इसमें लाइसो वर्ड जो है वो लाइसिस के लिए आया है। यानी लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, डीकंपोज करना। तो ये डीकंपोज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो लाइसिस और सोम का मतलब होता है, या सोम्स का मतलब होता है बॉडीज। तो ये ऐसी बॉडीज या ऐसी संरचनाएं हैं जो लाइसिस का, डीकंपोजिशन का, डाइजेशन का काम करती हैं। फंक्शन के बेसिस पर यदि हम इनको देखें तो इनका फंक्शन जो है वो नॉर्मली सेल में डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो बनता है उस सिस्टम का ये पार्ट होते हैं। यानी जो भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल के अंदर या तो बाहर से जाते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर वॉर्न आउट सेल जो होती है उसमें जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसी कारण से नष्ट हो जाते हैं, वो भी सेल की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं? डिस्पोज कर देते हैं। तो डिस्पोजल सिस्टम का ये हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं उन फॉरेन पार्टिकल्स का ये डाइजेशन करते हैं, और फॉरेन पार्टिकल्स के साथ साथ में वॉर्न आउट सेल्स। वॉर्न आउट सेल्स का मतलब होता है जो सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, खत्म हो चुके हैं, वो बाकी अदर सेल जो होते हैं बॉडी में उनको वो क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो वॉर्न आउट सेल, जब कोई सेल वॉर्न आउट हो जाती है तो उस कंडीशन में उसमें मिलने वाले जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं। तो सेल के वॉर्न आउट होने पर ये ब्रस्ट हो जाएंगे, और ब्रस्ट होने पर इनमें जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर देंगे खुद सेल को ही। सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं या जो भी कंपोनेंट्स वगैरह मिलते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय द सेल इटसेल्फ,
ये खुद सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इनको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, उसको आप ध्यान में रखोगे। इन्हें कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। तो सुसाइडल बैग जो है वो इनको कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है या फिर राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, वैसे ही ये सेल के सुसाइडल बैग होते हैं। तो ये लाइसोसोम से रिलेटेड स्टडी जो है वो हमने पढ़ी। लाइसोसोम के बाद में अगला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं लाइसोसोम की तरह से ही, लेकिन लाइसोसोम जो है वो तो कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को। ये जो है वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को तो कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह जो हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रोडिन ने। रोडिन ने इन्हें लीवर और किडनी की जो सेल होते हैं उनके अंदर डिस्कवर किया था। तो रोडिन डिस्कवर पेरोक्सिसोम इन लीवर एंड किडनी सेल या इन सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी, यानी एनिमल सेल में इनको डिस्कवर किया था। प्लांट सेल में देखा जाए तो इनको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टोलबर्ट। टोलबर्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था प्लांट सेल्स में, और प्लांट सेल जो है उनमें भी इनकी खोज जो है वो उन्होंने की थी। जर्मिनेटिव सीड्स की जो सेल्स होते हैं उनमें इनको खोजा था। इनका विशेष योगदान फंक्शन वगैरह के बेसिस पर देखा जाए तो प्लांट्स में, खास तौर से C3 प्लांट्स में, ये फोटोसिंथेसिस के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है प्लांट्स को, जो दो टाइप के होते हैं C3 एंड C4 प्लांट्स। तो उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस केवल ये ध्यान में रख लें कि C3 प्लांट्स में एक विशेष बायोलॉजिकल या ग्रीन प्लांट्स में एक विशेष बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन जो है वो इसको कहा जाता है, जिसमें रेस्पिरेशन की तरह से ऑक्सीजन जो है वो काम में आती है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं या फूड मटेरियल जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो इनके अंदर एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है वो भी कहा जाता है। ये फोटो रेस्पिरेशन 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में मिलकर कंप्लीट होता है, यानी वो 3 सेल ऑर्गेनेल मिलकर फोटो रेस्पिरेशन की एक यूनिट बनाते हैं। वो हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम जो है इसका रोल जो है वो किस में हो गया, प्लांट सेल में फोटो रेस्पिरेशन में। तो इट पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एनिमल सेल जो हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं लिपिड से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनमें, खास तौर से फैट वगैरह का स्टोरेज वगैरह जो है उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस वगैरह होती हैं उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई ज़्यादा विशेष नहीं है इनमें, बस ये ध्यान में रख लें पेरोक्सिसोम जो है उनमें भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। खास तौर से ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट इसमें बढ़ता है कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से साइटो ऑर्गेनेल्स में होती है। तो या तो ये तीनों नाम दिए हुए आएंगे या फिर इनमें पेरोक्सिसोम दिया हुआ आएगा, तो आप पेरोक्सिसोम को इसमें सही मान करें, उसका आंसर दोगे। इसके बाद अगला जो साइटो ऑर्गेनेल है वो है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो भी सैक लाइक स्ट्रक्चर ही है। पेरोक्सिसोम में, लाइसोसोम में, ग्लाइऑक्सिसोम एक ही जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, पर उनके फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं, उसके बेसिस पर इनको ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। ग्लाइऑक्सिसोम जो है इनकी खोज जो है वो बीवर्स ने की थी। ये भी नॉर्मली देखा जाए तो प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। और ग्लाइऑक्सिसोम जो है इनका काम यदि हम देखें तो ये नॉर्मली देखा जाए तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं उनकी जो सेल्स होती है उनमें मिलते हैं। और जर्मिनेटिंग सीड्स में भी यदि देखा जाए तो कौन से सीड में,
जो लिपिड कंटेनिंग सीड होते हैं उनमें, लिपिड कंटेनिंग सीड्स लाइक हम कह सकते हैं मस्टर्ड, सरसों, उसके सीड्स जो हैं उनके अंदर ये मिलते हैं मस्टर्ड में, या फिर कैस्टर सीड जो हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, या फिर ग्राउंड नट के जो सीड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये मिलते हैं। तो लिपिड कंटेनिंग सीड जो है उनमें मिलते हैं, और इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं उन लिपिड कंटेनिंग सीड में ये क्या करते हैं, लिपिड या फैट जो है उसको ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो एंजाइम्स दैट कन्वर्ट्स फैट इनटू carbohydrates are found in a ग्लाइऑक्सिसन। ग्लाइऑक्सिसोम फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक विशेष प्रोसेस कहलाती है, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइटिक साइकिल। तो ग्लाइकोलाइटिक साइकिल जो है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम है वो मिलते हैं किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम में। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनकी स्टडी जो है वो हमने की। इसके बाद में आगे सेल से रिलेटेड कुछ अदर स्ट्रक्चर जो है उनकी हम बात करेंगे। सेल जो है उनमें कई सारे प्रोटीन से बने हुए भी या प्रोटीनियस नेचर के कई सारे फाइबर जो है वो मिलते हैं, और ये बनाते हैं सेल का कंकाल, स्केलेटन बनाते हैं, जिसको हमें एक साथ मिलाकर कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइक्लोस्केलेटन जो है उनका ये फॉर्मेशन करते हैं। अब ये साइक्लोस्केलेटन जो है वो क्या होता है, किन फाइबर से मिलकर बनता है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीन फाइबर्स हैं, प्रोटीन फाइबर्स जो हैं उनसे बने होते हैं। इसमें मेनली यदि देखा जाए तो 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर जो हैं वो इनके अंदर मिलते हैं। एक माइक्रो फिलामेंट टाइप के फिलामेंट, तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो मिलेंगे, या इनको माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो भी कहा जाता है। दूसरे जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मिलते हैं, जिनको कहा जाता है माइक्रोट्यूबुल्स। एंड थर्ड वन आर इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इनको जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं वो इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होते हैं ये सेल में, उसके बेसिस पर और क्या फंक्शन होता है उनका, उसके बेसिस पर इनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले जो है वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन से बने होते हैं, और इनमें जो प्रोटीन मिलती है वो कौन सी होती है, एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट या फाइबर होते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और इनका जो मेन काम है वो क्या होगा, एक सेल में मिलने वाले माइक्रोफिलामेंट जो है वो पूरी सेल में या पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर एक तरह से सेल की जो शेप है उस सेल की शेप को ये बनाए रखने का या मेंटेन, तो मेंटेन सेल शेप, सेल की साइज और शेप को मेंटेन रखने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो मूवमेंट होती है, जिसके कारण से सेल में मूवमेंट होती है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट पार्टिसिपेट इन ए सेल मूवमेंट। इसके अलावा सेल में जो इंट्रा सेलुलर, सेल ही सेल में एक जगह से दूसरी जगह पर इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके अंदर भी इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका फंक्शन जो है वो भी इनके द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा ये साइटो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, प्लास्टिड एक जगह से दूसरी जगह, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनका आधार जो है वो भी माइक्रोफिलामेंट जो है उनके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कई अलग अलग सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनका बेस बनाते हैं, जैसे सेंट्रियोल है,
या फिर कई सेल जो हैं उनमें सीलिया फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर होती है जो बाहर निकली होती है आउटग्रोथ के रूप में, उनकी जो बेसल बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन जो है वो भी माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो करते हैं। ये भी एक्टिन और मायोसिन दो अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन होते हैं उनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बहुत ही पतले फिलामेंट होते हैं ये केवल एनिमल सेल में मिलते हैं, और एनिमल सेल में जहाँ न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के पास में ये एक बकेट लाइक एक टोकरी जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, जो एक तरह से न्यूक्लियस को एक जगह पर थामे रखने का काम करता है। और इसके अलावा अलग अलग सेल जो आपस में जुड़ती हैं, जैसे ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, इनके बीच में जो इंटरजेक्शन होते हैं यानी जो जोड़ होते हैं जिनके द्वारा सेल्स आपस में जुड़ी रहे, जैसे हमारी ये जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ने का काम जो है वो भी कौन करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उनके द्वारा किया जाता है। इनमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है वो ध्यान में रख लें, ये प्रोटीन फाइबर से बना होता है। कितने कंपोनेंट हैं, 3, बस ये ध्यान में रख लें, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट जो है उनमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बाकी इनके जो फंक्शन वगैरह हैं इनको केवल एक बार रीड आउट कर लें, कोई ज़्यादा विशेष चीज़ इसमें नहीं है। तो यहाँ तक हमने एक सेल जो होती है उससे रिलेटेड सारे जो फीचर्स वगैरह हैं वो हमने इसके अंदर स्टडी आउट कर लिए। इसके बाद में और आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ए सेल्स, सेल के टाइप। तो टाइप्स ऑफ सेल की यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो अपने आता है। तो टाइप्स ऑफ सेल के बेसिस पर यदि हम देखें तो सेल जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह से काम करते हैं, यानी उनका फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या होती है, एक सेल ही होगी। अब ये फंडामेंटल यूनिट की तरह से काम करते हैं और हर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर मिलते हैं। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, इनका कंपोजिशन जो है वो कैसा है, उसके बेसिस पर ये सेल जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका कैसा है उसके बेसिस पर टाइप जो है वो देखते हैं सेल की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन कैसा है, सेल कैसे बनी है उसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर देखा जाए तो सेल जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। First one is a prokaryotic cell and second one is a eukaryotic cell। अब इनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम किसे कहेंगे, एक तो इनमें वो चीज ध्यान में रख लें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल टाइप का या प्रिमिटिव टाइप का होता है। यूँ कह सकते हैं कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती नहीं है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा होता है, लेस डेवलप्ड होता है। तो यूँ कह सकते हैं लेस डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनका मिलता है, या पूरी तरह से ऑर्गेनाइज ही नहीं होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो इनके अंदर मिलता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में यदि हम देखें जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनमें अंदर का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था जैसे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनके अंदर एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। अंदर का जो डीएनए है उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं होते हैं, और डीएनए केवल एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में इनमें प्रेजेंट होता है। तो केवल एक डीएनए, या यूं कह सकते हैं केवल एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस जैसी स्ट्रक्चर होती है वो भी इनके अंदर एब्सेंट होती है।
तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में यदि हम देखें, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनमें न्यूक्लियस मिलेगा, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियोलस, एक या दो न्यूक्लियोलस मिलेंगे, और डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ में कंडेंस होकर एक से ज्यादा मोर देन वन क्रोमोसोम्स जो है उनका फॉर्मेशन ये करते हैं। तो इसके बेसिस पर देखा जाए तो ये एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है वो होगी। अब आपके मेनली यदि देखा जाए तो इनके बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। डिफरेंस वगैरह के बेसिस पर यदि हम देखें तो बाहर से शुरुआत से यदि हम देखें तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेल वॉल के बेसिस पर देखें। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। कुछ यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। जैसे प्लांट सेल जो हैं उनमें सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल जो है उनमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती। मेन जो अंतर इनका होता है वो है न्यूक्लियस के बेसिस पर। न्यूक्लियस के बेसिस पर इसमें कई सारे अंतर जो है वो मिलते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, इन कंप्लीट न्यूक्लियस मिलता है, और इनमें वेल डिफरेंशिएटेड और कंप्लीट न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होगा। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, नोट्स वगैरह में आपको ये पीडीएफ में अवेलेबल करवाया हुआ है, उसको देख लेना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी इनमें एब्सेंट होती है, और डीएनए या क्रोमेटिन जो है या क्रोमेटिड्स जो है, क्रोमेटिड वो क्या होते हैं, सिंगल मिलते हैं, या यूं कह सकते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है वो कैसा मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड और लंबी स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, मोर देन वन, जिनमें स्पेशल टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो ये क्रोमेटिन के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद में इनमें रेस्पिरेटरी या फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है, इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो रेस्पिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस, ये इस तरह की जो प्रोसेस होती हैं वो इनमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती हैं, क्योंकि इनको करने के लिए कुछ अलग से जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो इनमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अकर्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और इनमें देखा जाए तो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन जो है वो तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फोटोसिंथेसिस जो है वो ये करते हैं क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो इसमें मिलेगा वो है सेल ऑर्गेनेल्स का। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, खास तौर से कौन से, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल। ये भी इनमें एक अंतर हो जाएगा। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम, उसके बेसिस पर देखें तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में। फिर डिफरेंस जो हो क्या होगा वो उनके सेडिमेंटेशन के बेसिस पर है, टाइप्स के बेसिस पर है। राइबोसोम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक 70S टाइप के, एक 80S टाइप के। 80S टाइप के राइबोसोम जो है वो तो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि 70S टाइप के राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के और यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें 80S टाइप के राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा वोक्यूल्स जो है वो भी इनमें एब्सेंट होती है और इनमें प्रेजेंट होती है।
ठीक है, इनको पूरी तरह से यूं अलग से यूं टेबल पूरी तरह से बनाई नहीं है, क्योंकि आपको पीडीएफ में ये अवेलेबल जो है वो करवाई जा चुकी है। इनके अलावा आगे हम इसी में एक पार्ट पढ़ेंगे, एक पार्ट जो है वो इसमें आएगा या छोटा टॉपिक आएगा सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन जो है वो मेनली देखा जाए तो माइटोसिस टाइप से होता है, जिसमें एक सेल माइटोसिस के थ्रू दूसरी सेल जो है वो उसका फॉर्मेशन करती है। तो नॉर्मली यदि इनमें देखा जाए तो माइटोसिस जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस होता ही नहीं है, जबकि माइटोसिस से प्रेजेंट होता है एक यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड थ्रू एमाइटोसिस या फिर माइटोसिस अब्सेंट इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स जो हैं उसमें हमने डिफरेंसेस जो हैं वो पढ़ लिए। इसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनके टाइप हम पढ़ेंगे, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मिलती हैं उनके बेसिस पर। तो प्रेजेंट the type of a eukaryotic cell on the basis of presence in living organism divided into plant cell and a animal cell। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है उनमें डिफरेंस वगैरह हम पढ़ेंगे, और आगे का जो छोटा सेल डिवीजन वगैरह या कुछ अदर फैक्ट वगैरह जो बचे हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।